आज यहाँ पर हम लोग मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। मोमेंट का अर्थ होता है परिघात, स्क्यूनेस का अर्थ होता है विषमता और कुर्टोसिस का अर्थ होता है पृथुशीर्षत्व। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा तीनों को जानने से पहले थोड़ा सा, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, माध, माध्यिका, बहुलक, माध, माध्यिका, बहुलक, ये प्रथम श्रेणी के माध होते हैं। माध, माध्यिका, बहुलक क्या होता है? प्रथम श्रेणी का माध होता है। क्यों होता है? तो माध, माध्यिका, बहुलक निकालने के लिए किसी तीसरे पक्ष की या दूसरे पक्ष की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं निकलता है, इसलिए यह हुआ प्रथम श्रेणी का माध। द्वितीय श्रेणी का माध हुआ, जैसे रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया एमडी, एसडी हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यूडी हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। ये जो हुए द्वितीय श्रेणी के माध हुए। क्यों? क्योंकि ये सब जो होता है वह मीन मीडियन मॉड पर आधारित होता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी का माध हुआ। तीसरा जो अभी हम लोग देखें, मोमेंट, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, यह क्या हुआ? यह भी माधे है। यह क्या है? माध, एवरेज ही है, लेकिन क्या है? तृतीय श्रेणी का माध हुआ। बात समझ गए? यह तृतीय श्रेणी का माध हुआ क्योंकि यह मीन मीडियन मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन पर आधारित होता है, इसलिए यह तृतीय श्रेणी का माध हुआ। बात समझ में है? अब यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे विषमता। विषमता माने शब्द हुआ, विषमता का अर्थ हुआ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का अर्थ हुआ कि मीन मीडियन मॉड में अंतर जो हुआ वही विषमता का कारण हुआ, यानी मीन, मीडियन और मॉड में, यही तीनों में जो अंतर हुआ यही विषमता का कारण बनता है। और ये जो परिघात शब्द देख रहे हैं, घात मने होता है पावर, वो बहुत आसान है। अभी खाली हल्का सा एक चर्चा कि x हुआ, मीन हुआ, x माइनस एक्स मीन कर दिए, यही एक घात हुआ। x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर कर दिए, 2 पावर दे दिए, ये द्वितीय घात हुआ, इसलिए प्रसरण ही द्वितीय घात होता है। 3 घात दे दिए, x माइनस एक्स मीन पर 3 पावर, ये तृतीय घात हुआ। x माइनस एक्स मीन पर 4 पावर दे दिए, ये चतुर्थ घात हुआ। ठीक है। तो जब उसमें अभी आएंगे तो परिघात में, तो यही घात का यही अर्थ हुआ, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर। उसी तरह से आगे चल करके हम लोग r पावर, n पावर कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चल करके ये rth मोमेंट कहलाएगा, आरवा पावर हो जाएगा तो rth मोमेंट, k पावर कर देंगे तो kth मोमेंट, n पावर कर देंगे तो nth मोमेंट। ठीक है। तो इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी का नाम जो आगे चल करके पड़ जाएगा μ1, यानी मीन से जब निकालेंगे तो सेंट्रल मोमेंट कहलाएगा। μ1 क्या हुआ? यहाँ सेंट्रल मोमेंट। μ2 क्या हुआ? द्वितीय परिघात। जो द्वितीय पर μ2 और प्रसरण बराबर होता है, μ2 निकल गया तो प्रसरण निकल गया, और प्रसरण निकल गया तो μ2 निकल गया। तृतीय परिघात μ3 इसका नाम हुआ, चतुर्थ परिघात। ठीक है। इसलिए सेंट्रल परिघात जो होता है जनरली 4 गो का हम लोग विशेष रूप से सोचते हैं। पहला हुआ μ1, दूसरा हुआ μ2, तीसरा हुआ μ3, यानी सेंट्रल इसीलिए नाम पड़ा कि वह जब भी निकलेगा तो मीन से निकलेगा। और एक नॉन सेंट्रल को भी देखेंगे जो
x हुआ। अब कोई भी एगो मीन मान ली, मीन के जगह पर यहाँ पर a हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन। तब जा कर के सेम क्रिया होगा, x माइनस ए 1 घात हुआ, x माइनस 2 हो गया, इसका स्क्वायर 2 घात हो गया, x माइनस ए 3 घात हुआ, x माइनस ए का 4 घात। वो जो कहलाएगा, देखिए सेंट्रल मोमेंट μ1 μ2 μ3 μ4, और ये कहलाएगा ν1 ν2, या सिंपली लोग भी कर देता है, लेकिन ये होता है ν1 ν2 ν3 ν4। तब फिर इसमें हम लोग और सेंट्रल मोमेंट से फिर उसको सेंट्रल मोमेंट में बदलते हैं। इतना चीज़ को उसमें आएंगे तो पढ़ेंगे। बात समझ गए? जब मीन से होगा तो सेंट्रल होगा, मीन के अलावा किसी दूसरा से निकालेंगे तो यही हो गया आर्बिट्ररी मीन, एज्यूम्ड मीन। तो उससे जो निकलेगा वह नॉन सेंट्रल मोमेंट होगा। ठीक है, 1 घात कर दिए, 2 घात कर दिए, 3 घात कर दिए, 4 घात कर दिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा परिघात। बात समझ गए? R पावर, N पावर, K पावर, कितनों पावर का जरूरत पड़ेगा आगे चल करके किसी भी अध्याय में, प्रोबेबिलिटी में और भी जगह, कई जगह, तो इस तरह से करेंगे। बात समझ गए? तो क्लियर हुआ? तो इसमें हम लोग देखेंगे परिघात में ये। अब कुटोसिस क्या हुआ? तो कुटोसिस कुछ नहीं है, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कुटोसिस का अर्थ यहाँ पर हुआ किसी श्रेणी के वक्र की शिखरता का अध्ययन करना, पिक्ड। किसी श्रेणी के शिखरता का अध्ययन करना ही कुटोसिस कहलाता है। जब भी होगा कुटोसिस तो वह हाँ, तो बहुलक के क्षेत्र में, ये जो बहुलक हुआ ये ना पिक्ड हुआ, बहुलक के क्षेत्र में 3 तरह का स्थिति बनेगा। ये प्रसमान होगा और चपटा होगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें β2 मानक होता है, β2 बराबर 3 होता है तो मध्यम शीर्ष वाला होता है। β2 का मान 3 से बड़ा हो जाता है तो वह आपको क्या होता है, नुकीले शीर्ष वाला। इस तरह से थोड़ा सा ये हो गया, नुकीला शीर्ष होता है। 2 गो कंगारू को इस तरह से इधर से, ठीक है, मुंह में मुंह मिलाते हुए, जिसको चोंच में चोंच करते हैं, तो मुंह में मुंह मिलाते हुए जो फिगर बनेगा, कहीं भी आप नेट पर भी देख सकते हैं, तो इस तरह का उसका आकृति बनता है। ये प्रसमान बंटर हुआ नॉर्मल, और ये कछुए के आकार का। कछुआ का देखिएगा एकदम जो चपटा होता है कछुए के। तो इसीलिए ये β2 मानक है। β2 बराबर यदि 3 आ जाएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3 से बड़ा होगा तो नुकीले शीर्ष वाला होगा, लेप्टो, मेसो, प्लेटो, इस तरह से याद रख सकते हैं। लेप्टो, मेसो, प्लेटो। मध्यम शीर्ष वाला, नुकीले शीर्ष वाला, उल्टा हो गया, मेसो, लेप्टो, प्लेटो। मेसो हो गया मध्यम शीर्ष वाला, लेप्टो हो गया नुकीले शीर्ष वाला, और चपटे शीर्ष। L 3 शब्द को पकड़ेंगे तो एकदम याद रहे, चपटे शीर्ष वाला। बात समझ गए? तीनों का भी एक चर्चा हुआ, फिर बारी बारी से तीनों को करेंगे। फिर से एक बार देखिए, पहले यहाँ पर हम लोग विषमता का अर्थ हुआ जब मीन मीडियन मॉड में अंतर तीनों बराबर हो जाता है तो विषमता शून्य हो गया। और जब मीन मीडियन मॉड में जब अंतर उत्पन्न होता है, अंतर आना शुरू होता है, तो वही विषमता का कारण बनता है। ठीक है, वर्तमान समय में जैसे देख रहे हैं ना, धन की विषमता, विश्व में अभी 1 या 2% आदमी के पास ही ज़्यादा दौलत है, इसलिए धन की विषमता हुआ। आज़ादी के समय क्या था, लैंड का विषमता था, कम आदमी के पास पूरा ज़मीन था। बात समझ गए? इसलिए समय समय पर, अभी वर्तमान समय में कुछ देख रहे हैं ना, कुछ कंपनी के पास, तो समय समय पर विषमता बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं है कि समय समय पर जो चीज़ में होगा, जैसे अभी आज से 5-7 साल पहले देखिए तो पुरुषों की प्रधानता था नौकरी में, तो पुरुषों का था विषमता, महिला कम। अब धीरे धीरे 10 साल के बाद देखिएगा तो महिलाओं की तादाद बढ़ जाएगा, पुरुष कम होगा। तो समय समय पर आते रहता है, सबका दौर आता है, तो पक्षपात तो होगा ही होगा। पहले पुरुष दबंग था, कुछ दिन में देखिएगा कि महिला दबंग हो जाएगी, फिर आएगा, फिर इस तरह से चक्र परिवर्तित होते रहता है। बात समझ गए?
तो विषमता का अर्थ होता है जब इक्वलिटी यानी समानता में अंतर आएगा, समान नहीं होगा तब विषमता जन्म लेगा। जब सब क्लास में नहीं देख रहे हैं, जो सबको समान बताएंगे तो कोई विषमता नहीं हुआ, और किसी को ज़्यादा बताएंगे, अलग से बैठ बैठ के बताएंगे, जैसा तुम लोग स्कूल कॉलेज के दिनों में ऐसा कॉमेंट करता होगा कि हाँ कि फला आदमी फला लड़का जो है सो लड़की उसको ज़्यादा बताता है, उसको हमको नहीं बताता है, तो वो विषमता हुआ। लेकिन सबको यदि समान नज़रिए से सोचा जाएगा तो विषमता सुन, कोई 2-3 भाई बहन है, एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, सब कुछ एक ही तरह का, सबको सब साधन मिल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि विषमता नहीं है। लेकिन अब एक को ज़्यादा बढ़िया चीज़ मिलेगा, दूसरे को कम मिलेगा, तो यही हुआ। अभी भी भारत में या गरीब मुल्कों में अभी ज़्यादा जो है सो इस तरह का है, अभी भी है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसको कह सकते हैं। लेकिन ये कहेंगे कि समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। बात समझ गए? धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे से हाँ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत दिल्ली दूर है। तो ये वर्तमान सच्चाई है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हाँ, तो मीन मीडियन मोड में अंतर क्लियर हो गया कि विषमता उसी में जितना ज़्यादा अंतर होगा विषमता ज़्यादा होगा। विषमता अब जो आगे पढ़ेंगे तो विषमता धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, 3 तरह का, तो उसको आगे चल के करेंगे। अभी दूसरा हो गया आपको, ये हो गया परिघात। परिघात का अर्थ होता है कि x माइनस एक्स, देखिए यही μ1 बराबर बन जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स मीन बट्टे n, यानी ये सदा शून्य ही होगा, आगे चल के बताएंगे, क्योंकि समांतर मार्ग से जब भी निकालेंगे तो 0 ना होता है, तो μ1 सदा शून्य होता है। μ2 बराबर जो हो गया सिग्मा x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बट्टे n, यही प्रसरण का फॉर्मूला भी होता है, कुछ याद हो तो। μ3 बराबर जो हो गया सिग्मा x माइनस एक्स मीन का होल क्यूब बट्टे n, ये μ3 हो गया। μ4 जो होगा सिग्मा x माइनस एक्स मीन पर 4 पावर बट्टे में n, ये μ4 हुआ। इस तरह से यही घात मने पावर, इसलिए μr बराबर क्या हुआ सिग्मा x माइनस एक्स मीन का r पावर बट्टे n हुआ। ये rth मोमेंट देगा। बात समझ में आया? तो इसी तरह से जब घात को जनरेट करते हैं तो आगे चल करके प्रोबेबिलिटी में यही काम आ जाएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। फंक्शन में मोमेंट, घात, जितना पावर का काम है उतना होते जाएगा। तो यही मीन मीडियन मोड में जो अंतर हुआ, विषमता हुआ। कुटोसिस जो हुआ यही हुआ, किसी वक्र की शिखरता का अध्ययन करने के लिए, अर्थात बहुलक के क्षेत्र में उसका फुलावट कितना है, बलिजनेस, बहुलक के क्षेत्र में उसका फुलावट कैसा है, उसी का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अर्थात नुकीले शीर्ष वाला हुआ, मध्यम शीर्ष वाला हुआ और चपटे, 3 भाग में इसको बांटा गया है। बात समझ गए? 3 भागों में इसको बांटा गया है। नॉर्मल जो भी होगा उसमें बीटा अभी निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा इसी में आएगा। अल्फा बीटा गामा टर्म का यूज होगा, ठीक है। फिर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 होगा, बीटा 1, बीटा 2 होगा, गामा 1, गामा 2 होगा। ये सब टर्मोलॉजी बुक में देखिएगा तो होगा भी, नहीं तो उसमें आएंगे। तो इसीलिए बीटा 2 इसका मानक है। ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है जो क्या है इसका मानक, तो बीटा 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसी से मापते हैं। बीटा 2 बराबर 3, उससे कम हुआ उससे ज़्यादा हुआ, 2 स्थिति होगा, उसके आधार पर हम लोग सारा फैसला करते हैं। बात इतना समझ में आ गया? बोलिए, क्या बोलिए? वो तो इसमें अब स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज को हम क्या बताएं, रेंज द्वितीय श्रेणी का माप है, तो हम इसमें रेंज को कहाँ घसीटे हैं? अभी रेंज विषमता, रेंज जो होता है रेंज मैक्सिमम और मिनिमम को इसका बता कि विषमता बताता है, तो अपने से व्याख्या करते हैं। एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम, कभी कभी रेंज अच्छा होता है, कभी कभी खराब होता है। अब सबसे नीचे और
का आदमी और सबसे ऊपर के आदमी को रख करके यदि कोई नियम बनेगा तो बीच वाला आदमी तो मध्यम वर्गीय इसलिए नहीं देखते हैं कि पिसते रहता है। अभी कोरोना काल में किसको ज़्यादा दिक्कत हुआ? जो नीचे है सबको 10 किलो 20 किलो 50 किलो फ्री मिला। जो उद्योगपति सब है उसको आपको MSB फलना चिलना दिस दैट आप लोग GS में पढ़ रहे हैं उसके तहत मिला। बीच वाला को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू क्या मिला बोलिए? तो इसीलिए कोई भी योजना जब नीचे को सोच करके और जब इसीलिए बहुत सारे केस में, और जैसे मौसम पूर्वानुमान में किसी रोगी का देखते हैं जो जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि 2-2 घंटा पर 4-4 घंटा पर जो है सो टेम्परेचर को नोट करके लाइए। तो क्या उसमें देखा जाता है ना कि मैक्सिमम कितना भागा मिनिमम कितना भागा, उसके आधार। तो बहुत जगह ये उपयोगी, हरदम एक ही चीज़, किसी के लिए अभी दिन बढ़िया होता है किसी के लिए रात बढ़िया होता है। एक ही दिन में एक ही आदमी का कुछ पार्ट अच्छा गुजरता है कुछ पार्ट खराब गुजरता है। तो रेंज भी बहुत उपयोगी चीज़ है सिचुएशन के हिसाब से हर जगह। शेयर बाजार में देखते हैं रोज कितना मैक्सिमम कितना कितना उछला कितना गिरा, तो बहुत जगह बहुत अच्छा चीज़ है रेंज। रेंज में अपना उसका है ना खूबी कि वह हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम को ही सोचता है, बीच से उसको कोई मतलब नहीं है। मीन का अपना महत्व है, वो सबको लेके चलता है। मीडियन का अपना महत्व है, केवल बीच को कितना बड़ा है। अब देखना ये है कि 1 हुआ 2 हुआ 100 हुआ तो मीडियन क्या हुआ? 2 हो गया। बोलिए तो कितना उसमें है विषमता? बोलिए नहीं है। लेकिन मीन होता तो क्या होता? 103/3 तो ये तो 33 के करीब होता है, 34 के करीब। बात समझ गए? तो इसीलिए मीडियन जो है सो श्रेणी को 2 बराबर भाग में बांटता है। अब मॉड क्या हुआ? 1 2 2 100 तो 2 हो गया। फैशनेबल वैल्यू होता है, जो सब कर रहा है वही हम भी करेंगे, तो वही तो क्या हुआ? मॉड हुआ। मॉड से ही मॉडल बनता है। इसलिए मॉड का शाब्दिक अर्थ होता है फैशन प्रचलन चलन रिवाज में होना। बोलिए और बोलिए और क्या बोलना है कुछ? हाँ क्या लिखे? ये अरे मीन 2 गो होगा ना, एगो मीन होगा एगो आर्बिट्ररी मीन होगा, एज्यूम्ड मीन है ना, 2 गो पढ़े हैं तब। तो मीन के थ्रू निकालेंगे तो सेंट्रल मोमेंट होगा, और मीन के अलावा किसी से निकालेंगे तो नॉन सेंट्रल मोमेंट होगा। बोलचाल में भी लोग बोलता है ना, जो स्टेशन है मतलब क्या हुआ? अपने शहर में है, आउट ऑफ स्टेशन है तो क्या हुआ? बोलिए। तो उसी तरह से या मीन के थ्रू जब करेंगे तभी सेंट्रल मोमेंट होगा। अभी सब चर्चा करेंगे। सेंट्रल मोमेंट तभी होगा जब वह क्या होगा? मीन के थ्रू होगा। अब मीन के अलावा भी हो सकता है तो नॉन सेंट्रल मोमेंट हुआ। बात समझ गए? यही तो 2 गो तो बात है। बोलिए। तो अब देखिए बारी बारी से, पहले अब हेडिंग दे दिया जाए विषमता। हो गया, लिखिए। देखिए विषमता की माप, विषमता की माप एवं प्रकृति, विषमता की माप एवं प्रकृति ज्ञात करने के लिए विषमता की सांख्यिकीय माप की जाती है। 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 यह माप निरपेक्ष एब्सोल्यूट, यह माप निरपेक्ष एब्सोल्यूट
अथवा सापेक्ष रिलेटिव हो सकती है। यह माप निरपेक्ष अथवा सापेक्ष हो सकती है। हो सकती है। विषमता की यह माप, विषमता की यह माप यह स्पष्ट करती है कि यह स्पष्ट करती है कि विषमता की मात्रा कितनी है। विषमता की मात्रा कितनी है। विषमता की मात्रा कितनी है। ठीक है। विषमता धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। विषमता धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। विषमता धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। ठीक है, लिखिए। अब देखिए, इसको एक फिगर के थ्रू हम लोग समझें। ये हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसी अंदाज में आवृत्तियां चढ़ती है मैक्सिमम होकर के उसी अंदाज में उतरती हैं, वैसी स्थिति में यही पिक पॉइंट हुआ। यहाँ पर कोइंसाइड कर जाता है, हाँ, मीन, मीडियन, मॉड। उस समय जे का विषमता गुणांक जे बराबर 0 होता है। बात समझ में आया? नहीं बराबर होगा तो दो स्थिति उत्पन्न होगा। क्या होगा? हुआ ना? दूसरा फिगर होगा, ऐसे होगा। तो अब देखिए, मीन तो पहले ना आ जाएगा, फिर उसके बाद मीडियन होगा, और तब यही फिक्स्ड वाला जो हुआ मॉड हुआ। तो इस केस में क्या हुआ? मीन यहाँ पर 0 से शुरू हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, इस तरह से हुआ। तो इधर जितना मान आगे ये बड़ा हुआ इस केस में। तो मीन से बड़ा मीडियन से बड़ा मॉड। इसमें क्या हुआ? मॉडे पहले हो गया, तब जाके मीडियन होगा, मीडियन बीच में रहेगा, तब जाकर के मीन होगा। जब मीन बड़ा होता है, ठीक है, यानी जेड से बड़ा, एम से बड़ा मीन हुआ ना, मीन बड़ा। जब मीन बड़ा होता है तो क्या होता है? धनात्मक विषमता होता है। ठीक है। जब मीन बड़ा होता है तो क्या होता है? धनात्मक विषमता होती है। तीनों कोइंसाइड कर जाएगा तब 0 होगा, तब ना विषमता 0 हुआ। तीनों में कोई अंतर नहीं। कोइंसाइड करना मतलब क्या हुआ? जैसे मीन भी 25, मीडियन भी 25, मॉड भी 25, तीनों कोइंसाइड कर गया मतलब विषमता 0 हो गया। विषमता 0 हो गया मतलब तीनों बराबर है। बराबर है तो विषमता 0, विषमता 0 है तो ऑटोमेटिक है कि तीनों बराबर होना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं एक लाइन में, जिस वितरण का मीन बड़ा होगा धनात्मक विषमता, मीन छोटा होगा ऋणात्मक विषमता, और मीडियन हमेशा बीच में रहेगा। क्लियर है? इसे निकाल लेंगे कि मीन बड़ा हुआ कि मीडियन बड़ा हुआ। तो एगो को पकड़िए ना तो धक्चो अपने ना हो गया। मीन बड़ा धनात्मक, मीन छोटा। दूसरा रखिए, मीन छोटा धनात्मक, सॉरी माने बहुलक छोटा धनात्मक, बहुलक बड़ा ऋणात्मक। क्लियर? कोई एक को पकड़ने से ही काम बन जाएगा। मीन बड़ा है तो पॉजिटिव है। हाँ,
मान वैल्यू आएगा, ऋणात्मक माने निगेटिव मान। अब कैसे, माने कुश्ती लड़के थोड़ी आएगा कि अभी सवाल बताएंगे तो मान निगेटिव आ जाएगा। हाँ तो वह ना, तो मीन बड़ा होगा, ये फॉर्मूला। तीनों स्थिति समझ गए ना। यदि ये सिमेट्रिकल नहीं होगा तो इसका नाम पड़ जाएगा एसिमेट्रिकल। इसका हिंदी हुआ सम्मित, मित, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का अर्थ ही होता है आवृत्तियां जिसी अंदाज में चढ़ती हैं मैक्सिमम होकर के उसी अंदाज में उतरती हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उस केस में मीन मेडियन मॉड बराबर होता है। सिमेट्रिकल नहीं होगा तो एसिमेट्रिकल होगा, तीनों अलग अलग होगा। तो ऑटोमेटिक है कि अब देखिए मीन हो गया 5, मेडियन हो गया 6, तो इसका अर्थ है कि अब मॉड क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब इससे तो छोटा नहीं ना होगा, तो ये वाला धारण करेगा। अभी ये रहता है कि ये 7 हो गया, मीन हो गया 7, मेडियन हो गया 6, तो मॉड क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे पकड़ेंगे, मीडियन तो बीचे में रहेगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए अब देखिए, तो सिमेट्रिकल हुआ, एसिमेट्रिकल हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका, हाँ याद होगा, ये फार्मूला बताए थे, इसी से फार्मूला निकलेगा। a माइनस m0 बराबर 3 इंटू a माइनस m। ए से यहाँ पर मतलब है माद से, यहाँ इससे मतलब है बहुलक से, मॉड से, इससे मतलब है माद से, इससे मतलब है माध्यिका से या मध्यिका से, है ना। तो अब इसमें जो पहला होगा माप होगा, मेजर, माप, मेजर। तो माप हो, एक फार्मूला हो गया a माइनस m0। दूसरा हो गया माप, विषमता की माप, विषमता की माप, ये हो गया आपको 3 इंटू a माइनस m। यानी हमको माध्यिका और बहुलक बता रहे थे, इससे जा सकते हैं। सॉरी, माद और बहुलक और माद और माध्यिका बता रहे थे, इससे जा सकते हैं। गुणांक चाहिए, गुणांक का अर्थ यहाँ पर विषमता, विषमता गुणांक जे के मतलब कार्ल पियर्सन। मीन, इस संबंध को किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने, KARL, कार्ल पियर्सन। हाँ, कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन ने दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। क्या हो गया, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक जे बराबर अब क्या हुआ, तो a माइनस m0 बट्टे SD। हाँ, इसके लिए अब SD भी चाहिए, तब होगा m0 बट्टे सिग्मा, मानक या प्रमाप विचलन। ठीक है, इसका विषमता गुणांक इससे निकालेंगे, विषमता गुणांक जे के बराबर 3 इंटू a माइनस m बट्टे SD। SD से भाग कर देंगे तो विषमता गुणांक निकल जाएगा। इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है, ठीक है, वह -1 से +1 के बीच होता है। इसका जो रेंज होता है -3 से +3 के बीच होता है। इसका जो रेंज होता है -3 से 3 होता है। याद रखना, जिसमें 3 लगा हुआ है 3 से 3 जाएगा,
1 लगा हुआ है, -1 से 1 जाएगा। पर समझ गए? तो ये हो गया विषमता का माप। इसके लिए हमको क्या चाहिए? मीन मीडियन मॉड चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तब जा करके निकलेगा। बात समझ में आया? मैंने विषमता को ज्ञात करने के लिए एक आएंगे। अब उसके बाद तो बौले का भी होता है जो चतुर्थक पर होता है, वो अभी आएंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इस पर आएंगे। तो पहले एक टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर से एक बार देखिए, माप का अर्थ क्या हुआ? मेजर। तो माप के लिए ये फॉर्मूला याद है तो हमको सब याद हो गया। a माइनस m0 बराबर 3 इंटू a माइनस m। यही मेन कलाकार हुआ। तो एक कलाकार देखता ना, जैसे किसी गिरोह का मेन कलाकार पकड़ा जाता है तो सारा पोल खुल जाता है, और चुटपुटिया पकड़ाने से सारा खुलने का चांस कम रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान देना है कि a माइनस m0 बराबर 3 इंटू a माइनस m। जहाँ पर a क्या हुआ? माद हुआ, मीन हुआ। m0 क्या हुआ? बहुलक हुआ। a क्या हुआ? माद हुआ। m क्या हुआ? मादिका हुआ। इस संबंध को, अर्थात मीन मीडियन मॉड का संबंध है, इस संबंध को किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसीलिए इससे 2 माप निकलेगा। एक पार्ट माप, यदि हमारे पास आपको माद और बहुलक का मान मालूम है तो दोनों को घटा देंगे तो हमको विषमता का माप निकलेगा। और यदि SD मालूम है तो SD से भाग कर देंगे तो विषमता गुणांक निकलेगा। फिर हाँ, 2 अलग अलग फार्मूला है। इसी को 2 पार्ट में कर दी, इसी फार्मूला को 2 पार्ट में कर देने से 2 अलग अलग माप और गुणांक निकलता है। माप और गुणांक, मेजर और कोफिशिएंट। एक एब्सोल्यूट माप जो होता है वह एब्सोल्यूट होता है, कोफिशिएंट जो होता है वह रिलेटिव होता है। माप जो होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, और कोफिशिएंट जो होता है वह रिलेटिव होता है। इसके आधार पर तुलना करते, मतलब क्या, जिससे तुलना करते। कई बार भी पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि रेंज हुआ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हुआ। तो रेंज केवल देख रहे हैं ना, जो 10 से 100 है तो यो 90 हुआ, और 110 से 200 है तो यो 90 हुआ, नहीं हुआ? तो कैसे तुलना करेंगे? तो इसीलिए उसका कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। आप समझ गए? इसीलिए एब्सोल्यूट के आधार पर तुलना नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कोई मैट्रिक में 80% ले आया और कोई इंटर में 90% या 80% ले आया, तो क्या दोनों बराबर है? वही बात, सेम स्केल में तुलना होता है ना। अब मैट्रिक में कोई 80% लाया, मैट्रिके में कोई मान लीजिए 85% लाया, तब कहते हैं कि 80 के तुलना में 85 वाला स्टूडेंट जो है उसको बढ़िया है। लेकिन अब मैट्रिक का अभी इंटर से कर दीजिएगा तो नहीं होगा, तब उसके लिए कोफिशिएंट की जरूरत होती है। बात समझ गए? इसलिए माप जो हो गया सो क्या हुआ? एब्सोल्यूट हुआ, और गुणांक जो हो गया कोफिशिएंट हुआ। इसलिए उसके आधार पर तुलना होता है। तुलना किस में? 2 श्रेणियों में, 2 कंपनियों में, ठीक है, 2 कारखानों में, 2 शहरों में, किसी में भी 2 स्टूडेंट में, तब जाकर के तुलना होगा। बात समझ गए? तो इसलिए एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। क्लियर है? आगे बढ़े इसको। अब देखते। अरे यार, लिखना है तो लिखो ना जल्दी। इतना देर जो बोले तो उसी के लिए लिखना है, समय को जाया नहीं कीजिए। 4 बार